द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। याद हो तो थोड़े दिन पहले मैंने एक लेक्चर में पढ़ाया था कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा उतनी बॉन्ड, और बॉन्ड एंगल जितनी बड़ी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। ओके, और एस कैरेक्टर ज़्यादा। अब देखिए, इन तीनों में से अंदर का एंगल सबसे स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा होगा? डेफिनेटली छोटी रिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम होगा और यहाँ कम, मतलब यहाँ सबसे छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है वो एस कैरेक्टर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना। और एस कैरेक्टर मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब ये वाला जो CO बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ सबसे हाई होगी। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें क्या होगा? तो पहले 2, फिर उसके बाद 1 और इसके बाद 3। क्यों? क्योंकि अंदर का एंगल छोटा है तो बाहर का एंगल बड़ा होगा, तो एस कैरेक्टर बड़ा होगा। एस कैरेक्टर बड़ा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसके बाद इसका और इसके बाद इसका, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मिल गई। अब आपको कह दूँ कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की भी रिलेशन इसके साथ आप जोड़ दो। जैसे जैसे आप लेक्चर अटैच करते जाओगे ना, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी। तो एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। यहाँ एंगल छोटा है, यहाँ एंगल छोटा है, इसलिए एंगल बड़ा है। इसकी कंपैरिजन में यहाँ बड़ा और ये छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या? तो बॉन्ड की कैपेसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। तो जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा। तो इसका मतलब ऑर्डर यही होगा 2, 1, 3, है ना, यही होगा। तो 2, 1, 3 मतलब क्या होगा? सी। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा अंदर, बॉन्ड एंगल उतना बाहर, एस कैरेक्टर ज़्यादा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा उसे खींचने में उतनी ही एनर्जी चाहिए, इसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। ये क्या कह क्या रहा है पता है? कि CO बॉन्ड को स्ट्रेच करना है तो वाइब्रेशन कितनी एब्जॉर्प्शन करनी पड़ेगी। अब देखो, बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो देखो इसको खींचने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। बस इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की जरूरत, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए खींचने के लिए। ओके, एक क्वेश्चन 2 बार आया है, इसमें 3 रखे हैं, एक कहीं और है, इसमें 4 रखे हैं। चौथा ऑप्शन था वो साइक्लोप्रोपेनॉन, तो वो आगे आ जाएगा क्योंकि उसमें तो और स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्ली हैज जीरो स्पिन। इसमें जीरो स्पिन किस में होगी? अब देखो, ये 2H दिखाया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है। ओके, इसके अंदर 7 प्रोटॉन है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन 2He, इसके अंदर 5 प्रोटॉन है। अब देखिए, जिसमें जिसमें ऑड प्रोटॉन है उसकी स्पिन 1/2 की तरह होगी, और जिसमें इवन होगे, देखिए 2 प्रोटॉन है इवन, तो +1/2 और -1/2, तो इसकी जो स्पिन होगी वो क्या हो जाएगी? 0। तो आपको क्या करना है कि आपको पकड़ना है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हो गए तो उसकी स्पिन 0, पर 1, 3, 5, 7 ऐसे हो तो उसकी स्पिन कुछ ना कुछ होगी, 1/2, 3/2 ऐसे चलती जाएगी। ओके, चलिए, एन एक्साइटेशन फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू एन अनबाउंड एक्साइटेड स्टेट वुड बी गिव। अब ये लोग क्या कहना चाहते हैं पता है? कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन क्या है? ग्राउंड स्टेट में है, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है।
अगर हम इसे एब्जॉर्प्शन करवा के अगर इस पता नहीं क्या आ गया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जंप करके आए, तो ये जो है उसकी एक्साइटेड स्टेट है। ओके, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ जंप करेगा। ओके, तो उसके लिए जो एक ये ऑप्शन ही गलत है, इसमें आना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट में जा रहा है। इनमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, इनका रॉन्ग था ये। The UV spectrum of compound in alkaline medium show a shift to longer wavelength, hence the compound should be। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब वन टाइप ऑफ नॉलेज इंक्रीज करवाने वाला है। इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ा दूँ। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो 4 कंपाउंड है इसमें आप अल्कली मीडियम मतलब बेस ऐड कर रहे हो। बेस ऐड करने से क्या होगा, शो शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। अब आपको पता होगा शिफ्टिंग लॉन्गर वेवलेंथ एंड शॉर्टर वेवलेंथ, शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ एंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ एंड शॉर्टर वेवलेंथ। पता होगा आपको बाथोक्रोमिक इफेक्ट है, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट जो आती थी वो। अब देखिए पहले तो मैं ये कहूँ कि आपका दिमाग चले ना तो भी आंसर इसमें मिल जाता स्पेक्ट्रोस्कोपी के बगैर। कैसे? बेंजीन है, अब आप सोचो कि बेंजीन हो और उसमें आप कोई अल्कली जैसे कि NaOH ऐड करो, बोलो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई इफ़ेक्ट मिलेगी? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पर कैसे इफ़ेक्ट मिलेगी? फिर दूसरा है फिनॉल। अब देखो फिनॉल अगर है आपके पास OH, इसमें आप बेस ऐड करो NaOH, तो यस -H2O, और आपको क्या मिलेगा इस तरीके से सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। यहाँ ये इफेक्ट होगी। ओके, दूसरी बार कह दूँ एनिसोल। एनिसोल क्या है? तो एनिसोल मतलब बेटा OCH3, इसमें आप NaOH डालो, कोई इफेक्ट मिलेगी? ये तो ईथर है, ईथर में Na बेस डालने से क्या होता है? कुछ होता है? कुछ नहीं होता। और तीसरा है एनिलीन। एनिलीन मतलब बेस ही हुआ, और बेस की बेस के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब देखो ये 4 ऑप्शन हमने रख दिए, A, B, C और D। अब आप तय करो पहले तो फ़र्क किस में पड़ेगा? इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो आप सोचो कि फ़र्क इसमें पड़ रहा है तो आंसर यही है, पर नहीं, मैं आपको पूरा समझा दूँ। अब देखो अगर फिनॉल है तो फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो होगा क्या? ये शिफ्टिंग यहाँ होगी, ये शिफ्टिंग वहाँ होगी, तो हमें ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो आपने पढ़े हुए हैं, ऐसे पढ़ा हुआ है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। फिर क्या होगा? ये यहाँ शिफ्ट होगी, ये यहाँ शिफ्ट होगी, मतलब रेजोनेंस दिखेगा। पर अगर NaOH डालो तो ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा। अब फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और जबकि यहाँ फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है। अब आप ही सोचो कि ये जल्दी से शिफ्ट कर सकता है या ये जल्दी से डोनेशन कर सकता है रिंग में, तो ये यहाँ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा इसके अंदर? ऐसे मिलेगा डबल बॉन्ड, अब 2 यहाँ लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। तो आप ही सोचो बैठकर शांति से कि इन दोनों केसेस में कौन सा ऑक्सीजन जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिंग में भेजेगा। अब आप ही सोचो कि आपके पास 100 रुपीज़ हो और आपके पास 100 रुपीज़ हो, किसी को 10 रुपये दान में देने हैं, कौन 100 रुपीज़ वाला जल्दी दान करेगा या 1000 रुपीज़ वाला? ऑफकोर्स 1000 वाला। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इजीली रिंग में जा सकते हैं, मतलब जल्दी से जा सकते हैं कंपेयर टू दिस। और ये शिफ्टिंग किस तरफ दिखा रही है? शिफ्ट लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा मैक्सिमम की तरफ।
अब अगर इलेक्ट्रॉन इजीली दे रहा है तो वहाँ क्या होगा कि उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जल्दी दे रहा है। अब ये रूल लिख के रखो कि अगर जल्दी से कहीं पर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं तो शिफ्ट होगी लॉन्गर वेवलेंथ, शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। और अगर ये जल्दी से कहीं कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी याद हो तो मैं आपको लिखवा दूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो है मिली। बेंजीन की लैम्बडा मैक्सिमम जो है वो है 255 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सॉरी नैनोमीटर में दी है, आम गलत हूँ मैं, ये वेवलेंथ है ना तो नैनोमीटर। फिर फिनॉल की जो है वो 270 नैनोमीटर, एनिलीन की जो है वो है 280 नैनोमीटर। अब आप ही देखो, हम फिनॉल और एनिलीन को कंपेयर करें। अब देखो फिनॉल में ऑक्सीजन के लोन पेयर जा रहे हैं, एनिलीन में भी तो शिफ्टिंग तो होती ही है ना, पर किसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नाइट्रोजन के जाएंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन है, तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है तो ये जल्दी से रिंग में भेजेगा या ये जल्दी से रिंग में भेजेगा, आप ही सोचो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, खींच के रखना। तो नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन इतनी टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा जितना ऑक्सीजन कर पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। और मैंने क्या कहा था, अगर इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा तो उसकी वैल्यू लॉन्गर होगी। तो देखो इसकी वैल्यू 280 नैनोमीटर्स है और इसकी 270 नैनोमीटर है। अब तो समझ में आया। तो अब इन दोनों में कंपेयर करो, तो ये 3 लॉन पेयर के साथ और ये 2 लॉन पेयर के साथ, तो 3 लॉन पेयर वाला है वो जल्दी डोनेट कर सकता है कंपेयर टू 1 पेयर, इसलिए इसकी शिफ्टिंग हाई होगी, मतलब फिनॉल हायर शिफ्टिंग पर जाएगा। मतलब अगर इसकी लैम्बडा मैक्स 270 नैनोमीटर है तो इसकी तो मोर देन 270 शिफ्ट होगी। बाकी बेंजीन में NaOH डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें NaOH डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें NaOH डालने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसकी शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी लैम्बडा मैक्स जो है वही की वही रहेगी। तो आंसर क्या होगा इसका, फिनॉल। फिनॉल के अंदर शिफ्टिंग क्या होगी, लॉन्गर वेवलेंथ तक जाएगी। आई थिंक सो इसमें भी आपको शायद मज़ा आया होगा। The PMR spectra of H2CH4 C2H6 C6H6 exhibit। अब देखो H2 फिर CH4 फिर CH3 CH3 फिर बेंजीन है C6H6 H H H H H और H। अब आप देखो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन, दोनों का एटमॉस्फेयर कैसा है, सेम है। दोनों का एटमॉस्फेयर अराउंड क्या है, सेम है, तो सिंगलेट देगा। ये अभी ही मैंने करवाया, मीथेन के चारों हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट होगा, अराउंड एटमॉस्फेयर सेम है, तो ये भी सिंगलेट देगा। इस मॉलिक्यूल को बीच के काट के भी देख लो, दोनों साइड सेम है, मतलब ये 6 हाइड्रोजन है, ये मिलके कैसी सिग्नल देंगे, सेम सिग्नल देंगे, मतलब ये भी सिंगलेट देंगे। और बेंजीन के 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। हाँ, और आपको अगर एक वीडियो अच्छे से देखनी है तो मैंने यूट्यूब पर डू यू नो अबाउट द बेंजीन, डू यू नो बेंजीन, ऐसा एक टाइटल लगा के अपलोड किया है, पूरा देखो 3D इमेजिनेशन के साथ अपलोड की है मैंने। तो यहाँ 6 के 6 हाइड्रोजन है, वो 6 के 6 हाइड्रोजन कैसे है, सेम है, और हाइड्रोजन सेम है तो ये भी सेम सिग्नल, मतलब सब मिलके ये भी एक सिग्नल देगा, ये भी एक सिग्नल देगा, ये भी एक सिग्नल देगा, ये भी एक सिग्नल देगा। इसका मतलब ये सब के सब क्या है, सिंगलेट देंगे, मतलब सबकी सिंगलेट ही हमें सिग्नल, मतलब एक ही सिग्नल हमें मिलेगा। ओके, चलो 1H 13C 19F एंड 13 1P है न्यूक्लियर स्पिन इक्वल टू, इन सब की न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी। अगर आपको पता हो तो स्पिन स्टेट करके आपके कुछ पढ़े होंगे, स्पिन स्टेट
इसके अंदर फॉर्मूला लगाते थे 2i+1, कुछ याद आता हो तो। अब इसके अंदर जो ये i है इसकी ही तो हमें सबसे ज़्यादा बात करनी है। ओके, अगर i की वैल्यू आप पढ़े होंगे, अगर i की वैल्यू 0 है तो ये जो होगा वो NMR इनएक्टिव होगी। अगर इसकी i की वैल्यू 0 होगी तो वो IR इनएक्टिव होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। चलो, हाइड्रोजन 1 है, इसका ही ले लेते हैं, चलो ना। 1H, अगर H1 है तो इसका मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन की जो स्पिन होगी वो क्या होगी 1/2। 13C, तो इसका मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन हो गए, है ना। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो गए 6, और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 7 न्यूट्रॉन्स हो गए। ओके, तो अब हमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। आप कहीं पर लिख के रखना कि न्यूक्लियर मास अगर इवन हो और न्यूट्रॉन भी इवन हो तो आई की वैल्यू 0 होगी। मास और न्यूट्रॉन दोनों इवन हो तो आई की वैल्यू 0। अब मास देखो इवन नहीं है, मास क्या है ऑड है, और न्यूट्रॉन के नंबर्स भी क्या है ऑड है ना। तो दोनों ऑड है, अगर दोनों ऑड है तो आई की वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2। फिर 19F, अब इसमें देखिए आप प्रोटॉन कितने हो गए 9 प्रोटॉन्स हो गए और इसके अंदर 10 न्यूट्रॉन्स हो गए। ओके, अब देखिए दोनों ऑड होने चाहिए, सॉरी दोनों इवन होने चाहिए। अगर मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इवन हो गए तो आपकी आई की वैल्यू क्या होगी 0। मास न्यूक्लिई एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों अगर इवन है, ये दोनों अगर इवन है तो आई की वैल्यू 0। ओके, पर यहाँ ये ऑड है और ये भी ऑड है तो 1/2। अगर ये देखिए ये ऑड है पर ये इवन है, मैंने क्या कहा था दोनों इवन होने चाहिए, एक ऑड है तो इसमें भी वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। फिर तीसरा क्या है 31P, तो इसमें प्रोटॉन्स 15 हो गए और न्यूट्रॉन कितने हो गए 16 न्यूट्रॉन्स हो गए, है ना। तो देखो ये ऑड है नहीं है, ये इवन सॉरी ये ऑड है बट ये इवन है। मैंने क्या कहा था दोनों इवन हो तो 0, अब दोनों इवन नहीं है, एक ही इवन है, एक ऑड है, तो इसमें भी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1/2। तो इसका मतलब इसके लिए स्पिन की वैल्यू क्या होगी 1/2। 0 कब आएगी, 0 कब आएगी जब दोनों इवन हो तब, जब दोनों की वैल्यू इवन हो तभी आपको ये 0 मिलेगी, नहीं तो ये नहीं मिलेगी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एब्जॉर्ब IR रेडिएशन। अभी तो मैंने पढ़ा दिया IR एक्टिव कौन हो सकता है और IR एक्टिव कौन नहीं हो सकता, हमने पढ़े हैं अभी। मैंने क्या कहा था परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो तो IR एक्टिव है। अब H2O की शेप ऐसे है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरफ और फाइनली डाइपोल मोमेंट इस तरफ, मतलब इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, आप जानते हो। CO2, इसमें भी मैंने कहा इसके अंदर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये डाइपोल मोमेंट है इसमें भी। फिर ऑक्सीजन O, इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया डाई एटॉमिक सेम मॉलिक्यूल H2O2 N2Cl2 सबके सब IR इनएक्टिव, और हमें कहा है नॉट एब्जॉर्ब मतलब IR इनएक्टिव, तो वो क्या होगा O2। O3 में होगा, कैसे बता दूँ, O3 का मॉलिक्यूल जो है वो V शेप में ऐसे है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरफ, तो फाइनली डाइपोल मोमेंट इसके पास भी है। ओके, एक मैंने सोचा है डाइपोल मोमेंट का 1 घंटे का लेक्चर ले लेते हैं हम। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट कार्बोनिल सिग्नल एट हायर वेव नंबर इन IR स्पेक्ट्रम। अब इसके अंदर है ना, मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दूँ क्योंकि ये आपको समझने लायक है और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन करने लायक है। ओके, अब देखिए मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये लिख लेना।
अब जनरली जो एलिफेटिक कीटोन होता है वो एलिफेटिक कीटोन 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर फ्रीक्वेंसी दिखाता है, ये जनरल रूल है। ओके, कॉन्जुगेशन शिफ्ट पोजीशन टू लॉन्गर, अगर हमारे पास कॉन्जुगेशन हो रहा है मतलब कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट के अंदर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लोअर फ्रीक्वेंसी तरफ शिफ्ट होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये एलिफेटिक समझ लो, तो ये नॉर्मली जो है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स दिखाता है। अब इसमें ये एलिफेटिक ही है, एलिफेटिक जनरली 1715, पर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो इसमें दो मिथाइल ग्रुप अटैच हुए मतलब चेन लॉन्गर हो गई। जैसे जैसे ये चेन बढ़ती जा रही है फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये चेन बढ़ेगी और इसकी स्ट्रेचिंग बढ़ती ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, जैसे कि हमने कहा था कि कॉन्जुगेशन शिफ्ट पोजीशन टू लोअर फ्रीक्वेंसी, इसमें और इसमें देखिए ये कॉन्जुगेशन में है। कैसे कॉन्जुगेशन में, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है, तो कॉन्जुगेशन तो लोअर शिफ्ट होगी, वैल्यू देखो कम हो गई। कितनी है वो ना याद रहे तो कुछ नहीं, पर रूल याद रखना। अब देखो इसके अंदर ये भी है, कॉन्जुगेशन है, क्योंकि ये शिफ्ट हो सकता है और इसीलिए 1715 नहीं है, उससे कम है। ये भी कॉन्जुगेशन में जा सकती है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी देखो 1715 नहीं है, उससे कम है। ये अभी मैंने पढ़ाया, अंदर का एंगल छोटा तो बाहर एस कैरेक्टर बड़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी बढ़ी। देखिए बढ़ अंदर का एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है ना। फिर ये देखो, ये कॉन्जुगेशन नॉर्मली अगर देखें तो ये कॉन्जुगेशन में यहाँ से यहाँ 1715, ये अराउंड 1715 से कम हो सकती है। अब देखो, अब जैसे जैसे रिंग बढ़ रही है, सेम ही है सब में सेम है, देखो कॉन्जुगेशन में ही है। तो जैसे जैसे रिंग बढ़ रही है होगा क्या, फ्रीक्वेंसी भी लोअर की तरफ, जो ये रूल है इसे शिफ्ट कर रही है, क्योंकि इतना अंदर एंगल बड़ा हो रहा है। ओके, अब देखो नॉर्मली जो ये है आल्डिहाइड के लिए, आल्डिहाइड्स। अब देखिए आल्डिहाइड के लिए, आल्डिहाइड की नॉर्मल वैल्यू 1730, इसमें भी कार्बोनिल तो है ही, हम कार्बोनिल की बात कर रहे थे, तो कीटोन में 1715 पर आल्डिहाइड में 1730। अब देखिए ये कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में है तो लोअर शिफ्ट हो रही है 1685। ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में जा सकती है ना, तो ये लोअर शिफ्ट हो रही है। ये याद रखना, नॉर्मली जो वैल्यू एलिफेटिक की मैंने कही थी वो कीटोन की क्या कही थी, 1715, पर देखो ये एलिफेटिक है पर इसके साथ साथ यहाँ 3 क्लोरीन लगे हैं, ये नहीं भूलना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एडजेसेंट में बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी भी उतनी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड भी पोलर है, तो इसको इतना रेजोनेंस इतना आसानी से नहीं हो सकता। ये जो है ये भी आल्डिहाइड है, देखो ये भी कॉन्जुगेशन में है तो लोअर 1715, ये भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है ना। तो देखो सब की सब इस तरह है, ये ज़रा याद रखना, इसमें सी डबल बॉन्ड सी दोनों साइड है और साथ में कीटोन है, तो ये फ्रीक्वेंसी इस तरफ स्ट्रेचिंग कर सकता है, कम हो गई। पर इसकी एक और वजह है कि ये दोनों तरफ मूव कर सकता है, वो कभी देखेंगे। पर ये देखिए तो सबकी सब वैल्यू लोअर की तरफ शिफ्ट कर रही है। वजह क्या है कि इसके एडजेसेंट में कॉन्जुगेशन लगा, इसलिए। अब हम हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट कार्बोनिल ग्रुप सिग्नल एट हायर वेव नंबर इन IR स्पेक्ट्रम। अब देखो हायर के जाने की बात कर रहे हैं, मतलब कौन सी ऐसी शिफ्टिंग है जो हायर की तरफ हमें ले जा रही है। ओके, हायर वैल्यू की तरफ हमें ले जा रही है। अब देखिए इसमें मैंने सब आंसर हालांकि पहले लिख दिए थे। अब देखो ये साइक्लिक एस्टर है, ये क्या है, साइक्लिक एस्टर है। ओके, ये है साइक्लिक एमाइड, साइक्लिक एमाइड CONH है। अब ये क्या है, ये सिर्फ एस्टर है, साइक्लिक नहीं है, एस्टर है। और ये क्या है, एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन। अब मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एलिफेटिक कीटोन जो है वो जनरली 1715 ये वाला, एमाइड है उस सॉरी एस्टर है वो 1725, कीटोन की कंपैरिजन में हायर फ्रीक्वेंसी। अब एमाइड है 1650, तो इसमें क्यों कम हो गई, इसमें क्यों बढ़ी नहीं, इसमें इसलिए नहीं बढ़ी बेटा
क्योंकि यहाँ एडजेसेंट में नाइट्रोजन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, और इसीलिए तो CO की वैल्यू 1715 से कम हो गई, कॉन्जुगेशन में जा रहा है पर नाइट्रोजन के साथ। और यहाँ कॉन्जुगेशन किसके साथ जाएगी? ऑक्सीजन के साथ जाएगी। तो देखो ये दोनों में कॉन्जुगेशन है, ओके, मतलब हम इनको ऑप्शन में वैसे ही काउंट कैंसिल कर दें। अब इन दोनों में से इसकी वैल्यू ज़्यादा नीचे जाएगी या इसकी वैल्यू ज़्यादा नीचे जाएगी? तो इसकी वैल्यू ज़्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन जो होगा, कॉन्जुगेशन जो होगा वो फास्टर होगा। इसमें जो कॉन्जुगेशन होगा वो फास्टर होगा, जबकि इसमें जो कॉन्जुगेशन होगा वो लोअर होगा, मतलब स्लो होगा। लोअर नहीं, स्लो कहेंगे, स्लो जाएगा। क्यों स्लो? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो जल्दी से कॉन्जुगेशन में भेजेगा, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो जल्दी से भेजे। मतलब इसकी जो डोनर एबिलिटी है, डोनर एबिलिटी है वो ग्रेटर है। किसकी कंपैरिजन में? ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। ऑक्सीजन की कंपैरिजन में इसकी डोनर एबिलिटी अच्छी है, इसीलिए ये जल्दी से डोनेट करेगा और इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा नीचे गई। और हमें तो पूछा है हायर वैल्यू, विल एग्जिबिट कार्बोनिल सिग्नल हायर, तो हायर इसकी ही जाएगी क्योंकि ये स्लो रेजोनेंस में जाएगा। इसीलिए देखो मैंने वैल्यू भी लिख रखी है, तो आंसर हमारा क्या होगा? ए। ये लेक्चर लंबा हो गया, ओके, ये लिख लेना इन्फॉर्मेशन भाई।